आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। भीमाबाई इंदौर के शासक महाराजा यशवंतराव होलकर की पुत्री थीं। राजा अपनी एक अतीव सुंदर दासी तुलसाबाई के प्रति आसक्त हो गए थे और राजकाज की ओर उदासीन होकर वे अपना अधिकांश समय तुलसाबाई के साथ व्यतीत करने लगे। उनकी पुत्री भीमाबाई अपने पिता यशवंतराव होलकर को यथासंभव तुलसाबाई से दूर रखने का प्रयत्न करने लगी, यहाँ तक कि वो राजकाज में भी उनकी सहायता करने लगी। तुलसाबाई को भीमाबाई का यह हस्तक्षेप पसंद नहीं आया और उन्होंने परामर्श दिया कि भीमाबाई की शादी कर दी जाए। दुर्भाग्य ये हुआ कि कुछ समय पश्चात भीमाबाई के पति का असमय देहांत हो गया। भीमाबाई ने राज्य शासन स्वयं अपने हाथों में ले लिया। वो अपनी योग्य दादी महारानी अहिल्याबाई होलकर की पौत्री जो थी, शासन प्रबंध उनको विरासत में मिला था। उन्होंने अपने शासनकाल में कृषि, उद्योग और व्यापार संबंधी अनेक सुधार किए। शासन संचालन की उनकी योग्यता देखकर पेशवा और महाराजा सिंधिया उनके प्रशंसक हो गए। अपने राज्य का संचालन करने के अतिरिक्त वे अपने पिता महाराजा यशवंतराव से भी संपर्क बनाए हुए थीं और अंग्रेजों की चाल के विरुद्ध उन्हें सावधान करती रहती थीं। अंग्रेजों ने इसका बदला लेने के लिए भीमाबाई के राज्य पर आक्रमण कर दिया। भीमाबाई के व्यक्तित्व में एक कुशल योद्धा छिपा हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी सेना के साथ छापामार युद्ध की नीति अपनाई और कई युद्धों में अंग्रेजी सेनाओं को परास्त किया। भीमाखेड़ी गांव के युद्ध में उन्होंने अंग्रेजी सेना को करारी शिकस्त दी। इसी के कारण उसका नाम भीमाखेड़ी पड़ गया। एक वीरांगना के रूप में भीमाबाई ने इतिहास में अपना यश सुरक्षित रखा है। बच्चों, आज हमने अपने गांव की एक छोटी सी लड़की गायिका माधुरी की आवाज में एक बहुत ही अच्छा गीत सुना। क्रांति की मशाल ले मशाल को, देश के जवान तू जलाए जा, आंधियों के बीच मुस्कुराए जा, आंधियों के बीच मुस्कुराए जा। इस गीत को सुनते ही मुझे याद आया, हमारे देश में अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वालों में स्त्रियां भी पीछे नहीं हैं। राजे रजवाड़ों ने भी अंग्रेजी हुकूमतों का विरोध किया। कई राजाओं ने अपनी सैन्य शक्ति को कमजोर आंककर सोचा कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर न करने में ही भलाई है, तो कई रियासतों ने अपने आत्मसम्मान के लिए जय पराजय की चिंता नहीं की और अंग्रेजी सेनाओं से जमकर टक्कर ली। इनमें राजघरानों की स्त्रियां भी शामिल थीं। इतिहास गवाह है कि महलों की दीवारों से बाहर निकलकर स्त्रियों ने भी अंग्रेजी सेनाओं को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। आज हम देश की ऐसी ही दो वीरांगनाओं की कहानी सुनाने जा रहे हैं। पहली क्रांति कथा इंदौर के होलकर घराने से शुरू होती है। ब्रिटिश हुकूमत अपनी राज्य हड़प नीति के तहत इंदौर के होलकर राज्य पर घात लगाए बैठी थी। उसकी कोशिश थी जैसे ही अवसर मिले इंदौर राज्य पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले ले। होलकर राजघराने की वीरांगना भीमाबाई ने अंग्रेजों की इस हड़प नीति के खिलाफ जबरदस्त युद्ध छेड़ा। सन 1817 में महिदपुर में केवल 2500 सैनिकों की टुकड़ी के साथ उन्होंने ब्रिटिश सेनाओं से लोहा लिया था। इंदौर के शासक
महाराजा यशवंतराव होलकर की पुत्री भीमाबाई विलक्षण प्रतिभा की धनी थी, लेकिन उनका भाग्य उनके व्यक्तित्व की तरह तेजस्वी नहीं था। सन 1805 में सरदार गोविंदराव बोलिया से भीमाबाई का विवाह हुआ, लेकिन पति की असमय मृत्यु के बाद भीमा ने अपने राज्य की बागडोर स्वयं अपने हाथ में ली। भीमाबाई के प्रशासन में दादी अहिल्याबाई की झलक दिखाई देती थी। उनकी योग्यता को पेशवा और महाराजा सिंधिया ने भी देखा, परखा और उनके प्रशंसक हो गए। पेशवा जी, सचमुच ये भीमाबाई की योग्यता को देखकर हम तो हैरान हो गए। यूं तो उनके पिता यशवंतराव होलकर भी बड़ी चुस्ती से राज्य संचालन करते रहे हैं, लेकिन भीमाबाई की तो बात ही कुछ और है। जिस खूबी से उन्होंने अपनी रियासत में खेती, उद्योग और व्यापार के लिए सुधार किए हैं, वो तो सचमुच प्रशंसा की पात्र है। आप सही कह रहे हैं सिंधिया महाराज। मुझे तो लगता है भीमाबाई ने अपने पिता से ज्यादा अपनी दादी अहिल्याबाई होलकर के गुण विरासत में पाए हैं, क्योंकि अंग्रेजों की बुरी दृष्टि के बावजूद यशवंतराव होलकर तो तुलसाबाई के मोहजाल में फंसकर कुछ लापरवाह हो गए, लेकिन भीमाबाई ने पहले तो अपने राज्य को अपने रिश्तेदारों से बचाया और फिर पूरी रियासत का कायाकल्प ही कर दिया। आप देखिएगा, लोग भीमाबाई को देवी अहिल्या की तरह ही पूजेंगे। सच कहते हो पेशवा, बेटियां भी मौका मिलने पर अपने कुल का नाम रोशन कर देती हैं। एक दिन भीमाबाई से मिलने की इच्छा है, हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं। तो चलते हैं एक दिन महिदपुर की तरफ। ठीक है। उधर भीमाबाई ने भी अपने पिता यशवंतराव होलकर से संपर्क बनाए रखा था। राज्य संचालन में वे अपने पिता से विचार विमर्श भी करती और अंग्रेजों की चाल के विरुद्ध उन्हें सावधान भी करती रहती थी। पिताश्री, आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, क्षमा कीजिएगा, छोटे मुंह बड़ी बात कह रही हूँ। बोलो पुत्री भीमा, तुम हमारी बेटी ही नहीं बल्कि सलाहकार भी हो। फिर जिस खूबी से तुमने अपना राजकाज संभाल लिया है, उस पर तो किसी भी पिता को गर्व होगा। पिताश्री, अंग्रेजी हुकूमत जिस तरह नित नई शर्तें रखती जा रही है और आप उन्हें मंजूर करते जा रहे हैं, समूचे राज्य के लिए खतरनाक होगा। मैं नहीं मानती कि ब्रिटिश हुकूमत की राज्य हड़प नीति से आप अनभिज्ञ हैं, लेकिन जिस कारण आप अपने राजकाज में लापरवाही कर रहे हैं, वो होलकर महाराज को शोभा नहीं देता। तुम कहना क्या चाह रही हो भीमा? हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं ही नहीं, बल्कि ये बात दूसरी रियासतों में भी चर्चा का विषय बनती जा रही है। कड़ी चुनौतियों से सामना करने की वजह अगर आप दामन बचाने लगेंगे तो सोचिए, आपको वीर पुरुष कहते हुए आपकी प्रजा को कितना संकोच होगा। आप सौंदर्य के मोहजाल में। चुप! तुम अपनी सीमाएं लांघ रही हो। मुझे पता है तुम हमेशा से तुलसाबाई के खिलाफ रही हो, हालांकि उसी ने तुम्हारा विवाह करवाया था। अब यदि सरदार बोलिया अधिक समय तक जीवित नहीं रहे तो इसमें उनका क्या दोष है? पिताश्री, मैं अतीत के पन्नों को पलटना नहीं चाहती। आप मेरी बात को सही अर्थ में समझने का प्रयत्न करेंगे तो मुझे खुशी होगी। और मैं बता दूं कि जिस दिन अवसर आएगा, उस दिन अंग्रेजों की सेनाओं से टकराने में भी मैं पल भर की देर नहीं करूंगी। सारी दुनिया देखेगी कि महाराजा यशवंतराव होलकर की पुत्री और देवी अहिल्याबाई की पौत्री किस तरह अंग्रेजी सेनाओं पर टूट पड़ती है। अंग्रेजी हुक्मरानों ने जब सुना कि भीमाबाई उनकी चालों के खिलाफ महाराजा होलकर को भी सावधान करती रहती है, तो अंग्रेजों ने इसका बदला भीमाबाई से लेने के लिए उनके राज्य पर ही आक्रमण कर दिया। सन 1817 की बात है। अंग्रेजी सेनाएं पूरे लाव लश्कर के साथ भीमाबाई की छोटी सी टुकड़ी पर टूट पड़ी। भीमाबाई के व्यक्तित्व में
एक कुशल योद्धा भी छुपा हुआ था। सैनिकों, हमें पता है कि हमारे पास ना तो उतने हथियार है, ना उतना गोला बारूद कि जिनसे अंग्रेजों के खिलाफ इस युद्ध को जीता जा सके। लेकिन हमारे पास 2-2.5 हजार ही सही, लेकिन अपनी मातृभूमि पर अपने प्राण न्योछावर करने का संकल्प लिए जांबाज सैनिकों की टुकड़ी तो है। और युद्ध हथियारों से नहीं लड़े जाते, उन्हें जीतने के लिए दिल और दिमाग दोनों की जरूरत होती है। हम अंग्रेजों को अपने राज्य की 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राण ही क्यों न गंवाने पड़े। लेकिन महारानी जी, सीधे युद्ध में हम अंग्रेजी सेनाओं का मुकाबला शायद ही कर पाए। तो फिर ठीक है, हम छापामार युद्ध की नीति को अपनाएंगे। जी। हमारी सेना छोटे छोटे समूह में रात बिरात, समय असमय अंग्रेजी सैनिकों पर छापा मारों की तरह टूट पड़ेगी, जैसे झाड़ियों से चीता निकलता है और पल भर में अपने शिकार को खत्म कर देता है। यही हश्र होगा अंग्रेज सैनिकों का। भीमाबाई की सेना निश्चय ही विजय होगी। आप युद्ध की तैयारी करें और हम युद्ध की घोषणा करते हैं। इस युद्ध में भीमाबाई की सेना ने अंग्रेजी सेनाओं से जबरदस्त टक्कर ली और अंग्रेजी सेना को अपने कदम पीछे हटाने पर मजबूर कर दिया। यह युद्ध जिस गांव में लड़ा गया, बाद में उसका नाम भीमाबाई के नाम पर भीमा खेड़ी रख दिया गया। एक वीरांगना के रूप में भीमाबाई का नाम पूरे यश के साथ सुरक्षित है। मैना नाना साहब पेशवा की पुत्री थी। 1857 के महासमर में जब अंग्रेजों का विजय क्रम आरंभ हुआ तो छिन्न भिन्न सेना को एकत्र कर एक और संगठित मोर्चा लेने की दृष्टि से नाना साहब को जाना पड़ा। नाना मैना को बिठूर के राजमहल में छोड़कर जाने के पक्ष में नहीं थे। तब मैना ने उन्हें समझाया कि महल में रहकर क्रांतिकारियों की जो सूचनाएं समय समय पर वो दे सकती थी, वे सूचनाएं सेवक नहीं दे सकते थे। नाना के जाने के बाद अंग्रेजों ने बिठूर के महल पर छापा मारकर उसे गोलों के प्रहार से गिराना चाहा। तब मैना ने सेनापति से तर्क करके महल को गिरने से बचाने का प्रयास किया। अभी तर्क चल ही रहा था कि अंग्रेज प्रधान सेनापति आ गया और उसने न सिर्फ राजमहल को गिराने का बल्कि मैना को गिरफ्तार करने का भी हुक्म दे दिया। मैना को गिरफ्तार करके जब नाना साहब और अन्य क्रांतिकारियों के पते ठिकाने पूछे गए तो मैना साफ मुकर गईं। तब अंग्रेज अधिकारियों ने उसे जिंदा जला देने की धमकी दी। धमकी को सुनकर मैना ने कहा कि सच्चे क्रांतिकारी को मृत्यु भय या कोई प्रलोभन कर्तव्य से विचलित नहीं कर सकते। मैना ने अपनी मृत्यु को ब्रिटिश हुकूमत के पतन का कारण बनने की भविष्यवाणी भी की, जिसे सुनकर अंग्रेज सेनापति तिलमिला उठा। उसने मैना को वृक्ष से बांधकर जला देने का हुक्म दे डाला। जलाने से पहले मैना को एक बार फिर अपनी जान बचाने के लिए नाना साहब का पता बताने की पेशकश की गई। तब मैना ने कहा कि एक जन्म तो क्या, अगर कई जन्मों तक भी उसे जलाया जाए तो भी वो क्रांतिकारियों का पता नहीं बताएगी। मैना ने कहा कि भारत की वीरांगनाओं को आग की लपटें चंदन की तरह शीतल लगती हैं। मैना अविचल खड़ी रही और लपटें धूं-धूं करके उसके शरीर को जलाती गईं। भले ही 100 साल लगे हों, मगर जब 15 अगस्त 1947 को आजादी का सूरज अवतरित हुआ तो मैना की भविष्यवाणी का उजास उसमें समाहित था। बच्चों, आज की दूसरी क्रांति कथा में भी एक और क्रांतिकारी महिला की कहानी है। ये कहानी शुरू होती है बिठूर के राजमहल से। अंग्रेजों का विजय क्रम आरंभ हो चुका था। नाना साहब पेशवा ने अंग्रेजी सेनाओं से मोर्चा लेने के लिए अपनी छिन्न भिन्न सेना को संगठित करने की ठानी, लेकिन अपनी बेटी मैना को लेकर उनके मन में
असमंजस बना हुआ था। बिटिया, तुम्हें पता है कि सेना को संगठित करने के लिए हमारा बिठूर छोड़ना कितना जरूरी है? अगर हम यहीं रुके रहे तो अंग्रेजी सेनाओं का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ना बिटिया, मैं तुम्हें यहां अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। मैं फिर कहता हूं, तुम हमारे साथ चलो। इस महल को हम किसी सेवक की देखरेख में छोड़ सकते हैं। पिताजी, हम महल को किसी सेवक की देखरेख में छोड़ें या फिर उसे सूना छोड़ दें? दोनों स्थितियों में क्या अंतर पड़ता है? प्रश्न तो इस बात का है कि यहाँ रहकर क्रांतिकारियों की जो सूचना समय समय पर मैं आपको दे सकती हूँ, वे सूचनाएं कोई सेवक तो नहीं दे सकता। इसलिए मैं स्वयं यहाँ रहना चाहती हूँ। और फिर ये महल तो मेरा घर है, ये बिठूर मेरी मातृभूमि है। अगर मेरा जीवन इसकी रक्षा के काम आ जाए तो भी क्या बुरा है? पर बेटी, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम्हारा यहां अकेले रहना खतरनाक भी हो सकता है। इन वहशी अंग्रेजों से इंसानियत की उम्मीद करना बेवकूफी है। पिताजी, आप मेरी चिंता ना करें। आप अपने गंतव्य की ओर निश्चिंत होकर प्रस्थान करें। मैं यहाँ राजमहल में सुरक्षित रहने का प्रयास करूंगी। आपकी सेवक तो है ही यहाँ। फिर इस महल के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ हूं। देखते हैं इस आंख में चोली में अंग्रेज जीतते हैं या आपकी बेटी मैना। ठीक है मैना बिटिया, अपना ख्याल रखना। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। बिठूर के राजमहल में मैना अकेली रह गई। हालांकि कुछ सेवक मैना की सेवा के लिए छोड़ दिए गए थे। एक दिन गुप्तचरों की सूचना पर अंग्रेज सेनापति हे ने बिठूर के राजमहल पर छापा मारकर सेवकों को कैद कर लिया, लेकिन मैना उनके हाथ नहीं लग पाई। अब पूछता है राजकुमारी मैना आखिर गया तो किधर को गया? उसको जमीन कहा गया या आसमान? वो लड़की है या कोई चिड़िया? तुम सब कोई काम का नहीं है। सर, हमने महल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन राजकुमारी कहीं नहीं मिली। हो सकता है वो महल छोड़कर चली गई हो। नहीं होने को सकता। हमारे पास पक्का खबर है, मैना इसी महल में है। तुम लोग ऐसा करो कि टोपचियों को बोलो महल पर टोप चलाए और पूरे महल को मिट्टी में मिला दो। प्रिंसेस मैना, हम आपको आखिरी वार्निंग देता है, महल से बाहर आ जाओ, नहीं तो हमारे पास ब्रिटिश हुकूमत का ऑर्डर है। हम इस महल को टोप से उड़ा देंगे। अपनी जान प्यारी है तो बाहर निकल आओ। हम 3 तक गिनेंगे। 1, 2, सैनिकों तैयार हो जाओ। ठहरो, ठहरो, मैं कहती हूँ रुक जाओ। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना? तुम मुझे पकड़ो, महल को क्यों गिराने पर तुले हो? आपकी आवाज सुनाई देता है पर आप दिखाई नहीं देता। प्रिंसेस, बाहर आओ। हुजूर, हमने महल का कोना कोना छान डाला था, लेकिन ये लड़की कहाँ से आ टपकी? लगता है धरती फोड़कर बाहर निकल गई है। हाँ, मैं धरती की बेटी हूँ। लेकिन प्रिंसेस, तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि बिठूर के इस महल को गिराया न जाए। लेकिन इसको बचाने से क्या होगा? तुमको क्या मिलेगा? और इसे गिराने से तुम्हें क्या मिलेगा? यह महल ब्रिटिश सरकार के दुश्मन नाना साहब का है। सरकार ने इसको खत्म करने का ऑर्डर दिया है।
सरकार का नुकसान नाना साहेब ने किया है या इस ईंट गारे के महल ने? नाना साहेब का बदला इन दीवारों से लेने में कौन सी वीरता है? एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर। युद्ध में सब कुछ जायज है। तुम हमको जानता नहीं है, हमको तुमसे बात करने का भी ऑर्डर नहीं है। हमारा अफसर बोला उड़ा दो, तुमको महल उड़ाना है। तुम हमको जानते नहीं है। मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। आप सेनापति हैं? लड़के, तुमको हमारा नाम कैसे मालूम? भूल गए? आप मेरे पिता के दरबार में आया करते थे। आपकी पुत्री मैरी से मेरी घनिष्ठ मित्रता रही है। हाँ, अब तुम सामने आया तो हम पहचाना। तुम हमारे डॉक्टर का फ्रेंड है। अब पहचान लिया तुमको। वो तुमको बहुत याद करती थी। मुझे मालूम है, जब मेरी डॉटर का डेथ हुआ था तो तुमने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। मुझको याद आ गया, अच्छी तरह याद आ गया। तुम कितनी बड़ी हो गई प्रिंसेस। आज मेरी होती तो वो भी इतनी बड़ी होती। ये क्या, सेनापति है की आंखों में आंसू? मैं तो समझती थी कि आप सिर्फ एक सेनापति हैं, सेनापति, कोई इंसान नहीं। मैं भी इंसान हूं, मैं पिता भी हूं, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। मुझे कंपनी सरकार का ऑर्डर मानना है। तुम यहां से चली जाओ और मुझे अपना काम करने दो। सर, जनरल आउटरम आ रहे हैं। जनरल आ रहे हैं, जनरल आ रहे हैं। जान बचाना है तो भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ हम भी मारा जाएगा। कैसी बात करते हैं सेनापति है? आप मुझसे मेरी मातृभूमि छोड़ने के लिए कह रहे हैं? अरे, इस पृथ्वी ने मुझे आज तक बर्दाश्त किया है। इसी की गोद में मैं पलकर बड़ी हुई हूँ। और आप मुझे इस मुसीबत के समय अपनी माँ को छोड़ जाने के लिए कह रहे हैं? ये बिठोर और यहाँ की जमीन मेरी माँ है, माँ, मेरी मातृभूमि है ये। ऑफिसर! क्या बात है ऑफिसर? अभी तक महल को गिराया क्यों नहीं गया? सब नाना साहब की लड़की मैना इस महल को नहीं गिराने का प्रार्थना करती है। लेकिन आप इसका बात सुनता क्यों है? जो ऑर्डर दिया है उसका पालन कीजिए। सब ये लड़की मेरी बेटी जैसी है, उसकी बचपन की दोस्त रही है। हम कुछ नहीं जानता। इस सब कहानी में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम तो बस इस महल को गिराना मांगता है। सर, जनरल, क्या नाना साहब का ये महल किसी तरह बच सकता है? What are you talking है? तुम क्या बोलता है? गवर्नर जनरल के ऑर्डर के बिना इसे कोई नहीं बचा सकता। क्यों ना लॉर्ड कैनिंग से इस महल को बचाने का परमिशन ले लिया जाए? नो, आई डोंट एग्री। मैं तुम्हारा बात नहीं मान सकता है। एक सैनिक को इमोशनल नहीं होना मांगता। सोल्जर्स, तोप चलाओ और महल को गिरा दो, लेकिन इससे पहले उस लड़की को गिरफ्तार कर लो। एक बार फिर गोरे सैनिक महल की तरफ झपटे। उन्होंने मैना का पीछा किया, लेकिन एक बार फिर मैना गायब हो चुकी थी। जनरल आउटरम के आदेश पर तोपें दागी गई और देखते देखते राजमहल को ध्वस्त कर दिया गया।
सर, महल मिट्टी हो गया। लेकिन सर, प्रिंसेस किधर को गया? अब वो भी इस मलबे में दबकर मर गया होगा। तुम यहां से चलने का तैयारी करो, सवेरे हमको आगे चलना है। पस्त महल की मिट्टी हो चुकी दीवारों के बीच सेनापति हे खामोश बैठा था। उसे राजकुमारी मैना और अपनी बेटी मैरी याद आ रहे थे। तभी राजकुमारी मैना एक तलघर से निकलकर बाहर आई। अपने गिरे हुए महल को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। नहीं, मेरा महल ध्वस्त कर दिया। मेरा महल ध्वस्त कर दिया। इस समय मैना भूल गई कि उसे भी कोई देख रहा है। अंग्रेज सैनिकों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सिंहनी अंग्रेजों के जाल में फंस चुकी थी। प्रिंसेस मैना, आखिर तुम हमारे जाल में फंस गई हो। अब हमें नाना साहेब और दूसरे क्रांतिकारियों का ठिकाना बताओ, नहीं तो हम तुमको भी खत्म कर देगा। तुम मेरे शरीर को खत्म कर सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। आग की लपटें भी मुझसे क्रांतिकारियों का भेद नहीं निकलवा सकेगी। नहीं निकलवा सकेगी, कभी नहीं निकलवा सकेगी। ओ प्रिंसेस मैना, अभी तुम्हारा उम्र ही क्या है? तुम अपनी जान देने पर क्यों तुली हो? देखो, हम जो पूछता है हमको बता दो। हम तुम्हें छोड़ देंगे और इनाम भी देंगे। मेरा बलिदान ही मेरा इनाम है। एक सच्चे क्रांतिकारी को मृत्यु का डर या इनामों का लालच कभी विचलित नहीं कर सकता। लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। मेरी मृत्यु ब्रिटिश शासन के पतन का कारण बनेगी। जैसे ये महल ध्वस्त हुआ है, एक दिन तुम्हारा शासन भी ध्वस्त हो जाएगा। ध्वस्त हो जाएगा, ये शासन ध्वस्त हो जाएगा। अंग्रेजी हुकूमत के पतन की बात सुन जनरल तिलमिला उठा। उसने सैनिकों को आज्ञा दी कि वो मैना को पेड़ से बांधकर आग लगा दे। देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी, लेकिन फिर भी मैना एक ही बात दोहराती रही। एक जन्म तो क्या, कई जन्मों तक मुझे इसी तरह जलाते रहोगे। भारत की वीरांगनाओं को आग की लपटें भी चंदन की तरह शीतल लगती हैं। याद रखना, तुम्हारे अत्याचार ही तुम्हें ले डूबेंगे। मेरी मृत्यु ब्रिटिश शासन के पतन का कारण बनेगी। निर्देशन वीरबाला श्रोत्रिय, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।